ओके, सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? सर। 1 सेकेंड। हाँ, ओके, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ। सो डिस्कशन करना था असाइनमेंट का, और दो थ्योरम का इंट्रोडक्शन भी करना है। जो दो थ्योरम्स उस समय क्लास में तो करवा नहीं पाया था मैं, तो आज की इस क्लास में हम उसे स्टार्ट करेंगे। सो स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? बोलो, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? ठीक है। ओके, सो अब आपके पास जो क्वेश्चन है, क्या मेंशन्ड है उसमें देखो कि फॉर v इज इक्वल टू v1 कॉमा v2 बिलोंगिंग टू r स्क्वायर एंड w इज इक्वल टू w1 कॉमा w2 बिलोंगिंग टू r स्क्वायर, कंसीडर द डिटर्मिनेंट मैप। तो एक मैप कंसीडर कर रहे हैं R4 से। देखो R स्क्वायर अक्रॉस R स्क्वायर मीन्स R4 से मैप है R पर, और इस तरीके से हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। और V और W इटसेल्फ क्या है, यहाँ पर R स्क्वायर का ये वेक्टर है और ये वाला भी R स्क्वायर का एक वेक्टर है। एंड देन इस तरीके से डिफाइन किया। देन द डेरिवेटिव ऑफ द डिटरमिनेंट मैप एट V कॉमा W बिलोंगिंग टू R4 क्रॉस R4 इवेलुएटेड ऑन HK। तो यहाँ पर इवेल्युएशन की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि जब हमने डेफिनेशन लिखी थी उसकी लास्ट लेक्चर में, तो इवेल्युएशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर कहाँ गया, 1 सेकेंड। हाँ, तो डिटरमिनेंट आपको निकालना है इस मैप का। तो ये एक फंक्शन है, आप इसे इवेलुएट कर रहे हो किसके ऊपर, h कॉमा k के ऊपर, जो कि आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है। तो हमने यहां पर लिखा है कि दीज पार्शियल डेरिवेटिव्स दैट वी आर राइटिंग शुड बी इवेलुएटेड एट सम पॉइंट। तो ये उन पॉइंट्स की बात यहां पर चल रही है कि इन पॉइंट्स पर हमें इसको क्या करना है, इवेलुएट करना है, ठीक है। तो अब हमें इसकी हेल्प से, या तो इसकी हेल्प से लिखो या फिर नॉर्मली भी आप उसको वैसे कर सकते हो, क्योंकि R4 से R पर वो मैप है। तो बताओ, तो डेरिवेटिव क्या आएगा अगर मेरे पास ये मैप है डिटरमिनेंट वाला, और इस मैप को थोड़ी देर के लिए f मान लेता हूं मैं। बताओ क्या होगा डेरिवेटिव अगर मैं यहां पर लिखता हूं बोलो उसके हिसाब से जो हमने यहां पर लिखा है, इसके हिसाब से आप बताओ। अच्छा, मेरे हिसाब से h कॉमा k है ना, तो ये वो पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर इवेलुएट करना है। आ, ये वही होगा जो h और k हम लिखते थे ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बिना डेफिनेशन के लिखते हैं, अगर हमें यूजुअल डेरिवेटिव लिखना है। तो चेन रूल की हेल्प से भी आप इसको लिख सकते हो। तो कैसे करके लिखोगे, तो जैसे हमारे पास क्या है, अगर Rn से R पर अगर कोई डिफरेंशियबल फंक्शन होता है, उसका जो डेरिवेटिव है उसे आप ऐसे लिख सकते हो, बी आर डिफरेंशियबल फंक्शन। देन इसके डेरिवेटिव को आप ऐसा लिख सकते हो कि जैसे मान लो इसके अंदर वेरिएबल्स हैं x1 x2 अप टू xn, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि डेल f ओवर डेल x1, फिर यहाँ पर आप लिखोगे डेल f ओवर डेल x2, और ऐसे करते करते करते
डेल एफ ओवर डेल एक्स एन। अब इस ये जो डेरिवेटिव है ये तो आपने क्या लिखी है, ये वो वाली मैट्रिक्स लिखी है जो कि यहां पर हमारी m क्रॉस n की बन रही थी। अब क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टपल है, इधर f1 ही है, तो ये वाला वेक्टर आपने लिख दिया है। अब इस पर इवेलुएट करना है उसको, तो जिस पर हम इवेलुएट कर रहे हैं उसको वो है यहाँ पर h1 h2 अप टू hn। तो अगर ऐसा होता है तो आप इसका डायरेक्टली आंसर लिखते हो डेल एफ बाई डेल एक्स वन डॉट एच वन प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स टू डॉट एच टू। तो ऐसे करके इसका आप डेरिवेटिव बेसिकली लिखते थे। अब उसी हिसाब से हमारे पास जो फंक्शन हमारा है वो आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से है आर पर, और जो इसमें वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस्ड हैं वो हैं v1 w2 v2 w1। ऐसा आप समझ के चलो, v1 w वाला वेक्टर आगे लिख देते हैं, v1 v2 w1 w2, ये आपका f है। तो आपका जो df होगा वो दिखने में कैसा होगा, पहले आपको इसे जो ये f है v1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, v2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फिर v3 नहीं w1 के रिस्पेक्ट में करोगे, एंड देन w2 के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे इसे। फिर आप इसे इवेलुएट कर रहे हो h कॉमा k पर। तो ये h कॉमा k इस टाइप से है एक्चुअली कि h1 h2 एंड देन k1 k2। मतलब ये जो h कॉमा k है, h इटसेल्फ आर स्क्वायर में है, अगर h आर स्क्वायर में है तो ये इस तरीके का है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास डेल एफ बाई डेल वी वन डॉट एच वन प्लस डेल एफ बाई डेल वी टू डॉट एच टू प्लस डेल एफ बाई डेल वी थ्री डॉट क्या है इसका नाम k1 प्लस डेल एफ बाई डेल वी फोर k2, ठीक है। ऐसा करके इसने आना था जो हमने ये लिखा है। अब ये डेल एफ बाई डेल वी वन होगा क्या, ये आपके पास है, इसमें 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, डेल एफ बाई डेल वी वन की वैल्यू W2 आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो इसकी W2 आ गई, और डेल एफ बाई डेल वी टू की वैल्यू आएगी माइनस का W1, और यहाँ पर H2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर डेल एफ बाई V3 तो है ही नहीं कुछ, W1, इसको बताओ इसकी वैल्यू कितनी कितनी आएंगी, डेल एफ बाई W1 तो ये आएगा माइनस का V2, और W2 के रिस्पेक्ट में करूंगा तो V1 डॉट K2 ये आएगा। नाउ इसके बाद अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो W1 H1, देखो ऐसे करके ये लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है V2, इसको पहले आगे लिखते हैं, V1 K2 माइनस V2 K1। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा बताओ, बोलो, W1 H1 W1 H2, W1 ही है दोनों में, नहीं ये W2 है। अब बताओ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, W1 W2, माइनस टाइम्स आने वाला है शायद इसमें कोई गलती तो नहीं कर रहे हम, H1 H2, आएगा तो वहाँ पर भी W2 ही। H1 को पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। H1 H2 हमने लिखा, देन हमने लिखा W1 W2। अब ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये फिर माइनस टाइम्स में अदरवाइज जो डिटरमिनेंट आता, तो हमने ये देखा कि ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिटरमिनेंट ऑफ H कॉमा W को, और ये वाली जो चीज़ है इसमें हमने लिखा V1 V2 K1 K2, तो V1 K2 माइनस V2 K2, तो डिटरमिनेंट ऑफ
v कॉमा k। तो दैट मीन्स कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट आ गया और बाकी ऑप्शंस तो इनकरेक्ट है सारे। ठीक है, तो अच्छा मैं क्या कह रहा था उस टाइम पे कि यहाँ पर ऑन एच कॉमा के लिखा हुआ है, ये एट एच कॉमा के नहीं है। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव को किस पॉइंट पर इवेलुएट करना है वो क्वेश्चन ने हमें दिया ही नहीं है, तो हमने उसे एज इट इज वहां पर छोड़ा हुआ है। तो ऑन एच कॉमा के जो मैं यहाँ पर कह रहा था, यहाँ पर किस पॉइंट पर इवेलुएट कर रहे हो वो डिफरेंट है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि हम इसे क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ कह रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए मैं लिखूंगा, और मैं लिखूंगा कि एंड इवेलुएटेड ऑन एच। ठीक है, तो इवेलुएटेड ऑन लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये वो वाला वेक्टर है जिसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, इस मैट्रिक्स के साथ। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बताओ कोई डाउट है? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बता सकते थे कि इसका डेरिवेटिव ये है। अगले पे चलेंगे, 20th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 20th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर विद एक्स वाई नॉन जीरो, लेट थीटा इज इक्वल टू थीटा एक्स वाई बी यूनिक रियल नंबर सच दैट दिस हैपेंस, एंड एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, वेयर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, then the resulting function theta from r square minus 0 to r is differentiable वगैरह वगैरह हमारे पास लिखा हुआ है। तो फंक्शन हमारा बेसिकली क्या है, जो फंक्शन है थीटा आर स्क्वायर माइनस 0 से है, 0 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, टू आर है, नहीं आर स्क्वायर ही है, नहीं आर स्क्वायर, एक मिनट ये नहीं है, हाँ ये तो ठीक है, ये थीटा फंक्शन नहीं है, थीटा तो अलग चीज़ है। ये हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है एफ, उसका नोटेशन नहीं दिया हुआ क्वेश्चन ने कि एफ क्या है, मुझे लगा थीटा उसका नोटेशन है, बट थीटा तो अपना जो थीटा है वही है। अब ये एफ एक्स वाई की जो इमेज आ रही है वो आ रही है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, एक्स वाई यहाँ पर नॉन जीरो है। अब थीटा क्या है, थीटा के लिए उसने अलग से लिख दिया है कि थीटा आर स्क्वायर से 0,0 पर है, सॉरी आर स्क्वायर माइनस 0,0 से आर पर है। आप जानते होंगे थीटा की वैल्यू होती कितनी है वैसे, अगर एक्स कॉमा वाई कोई वेक्टर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो थीटा आपका निकल के आएगा उसकी क्या वैल्यू होगी बताओ? मतलब थीटा की वैल्यू कैसे निकलती थी, अगर हमारे पास ये कोई एक्स कॉमा वाई पॉइंट है तो ये थीटा कैसे निकलता है आपका, बोलो ये थीटा कैसे निकलता था? अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मैं गिवन दे दूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब tan इनवर्स y by x। हाँ, तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हम थीटा की वैल्यू लिखते हैं उस केस में। ये जो थीटा होता था, अगर ये मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बाकी क्वाड्रेंट्स में फिर अलग अलग लिखना पड़ता है, बट ऐसे में ये टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है। तो एक्चुअली में थीटा क्या है, थीटा वाई एंड एक्स का फंक्शन है। आर क्या है, आर भी वाई एंड एक्स का फंक्शन है। तो इसमें दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, दिक्कत यहां पर यह है कि आप इतने इजीली पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि ये क्या है, आर इटसेल्फ एक्स एंड वाई का फंक्शन है और थीटा भी इटसेल्फ एक्स एंड वाई का फंक्शन है। तो हेयर आर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है एंड थीटा जो है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें एक बार ये देखना होगा कि जो आपका थीटा वाली जो चीज है, ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या क्या आती है अगर थीटा डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाता है। फिर तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं फंक्शंस के बारे में, जो भी हमें बात करनी है यहां पर। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारा जो थीटा फंक्शन है,
थीटा गिवन है कि ये आर स्क्वायर माइनस 0 से डिफाइंड है और डिफाइंड इस तरीके से है, ठीक है। तो करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो मान लो आपके पास क्या है, आपके पास हम हर एक क्वाड्रेंट की बात करेंगे यहाँ पर, और हम उसी क्वाड्रेंट की यहाँ पर मेनली बात करने वाले हैं जिस क्वाड्रेंट के ऊपर हमें प्रॉब्लम लगती है। मतलब हमें बात क्या करनी है, हमें बात करनी है कि वेदर थीटा इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो जैसे हम डिफाइन, चलो एक काम करते हैं, पहले नॉलेज पर्पस के लिए तो हम सारा डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो डिफाइन तो हम सारा कर देते हैं कि थीटा कहाँ पर क्या आता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो tan इनवर्स y बाई एक्स होता है, ठीक है। एक बार मैं सारा डिफाइन करके दे देता हूं, बट सारा डिफाइन करने की नीड नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, x और y में क्या लिखेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को, बोलो। x और y क्या लिखेंगे, greater than 0. x ग्रेटर देन 0 एंड y ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसकी बात करूंगा, x एक्सिस के ऊपर क्या होगा, x एक्सिस वाले, इसमें x एक्सिस इंक्लूड नहीं हुई ना, x एक्सिस को इंक्लूड करने के लिए क्या मैं करूंगा, क्या लिखूं यहाँ पर, x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 है, तब यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो, 0 आ जाएगी। तब तो थीटा ही 0 होगा ना, y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये थीटा क्या है यहाँ पर 0 है, ऐसे, ठीक है। बट ये 0 भी मतलब हमेशा नहीं है, 0 भी आप इसे तभी बोल सकते हो जब क्या हो, जब x के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए, नेगेटिव। थीटा को 0 बनाने के लिए x के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए आपकी, यहां पर है ना, इसी केस में तो है थीटा 0 जब आप इधर हो। अगर आप इधर लिख दिया आपने तो क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 वाली वैल्यू है ये, इधर कितना है थीटा फिर, पाई। हाँ तो पाई है ना इस तरफ तो थीटा, तो यहां पर क्या लिखना होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए 0 रखना पड़ेगा और नेगेटिव के लिए बाद में हम देखेंगे। अब मान लो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हो, ठीक है। तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू है, देखो थीटा की वैल्यू कहां से कहां पर वेरी कर रही है, थीटा की वैल्यू माइनस पाई से लेकर पाई तक। माइनस पाई से पाई का क्या मतलब समझते हो आप, यहां ये अगर हम इस साइड से क्या नाम है इसका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम आए तो ये लाइन पाई माइनस पाई बनती है। तो अगर मैं इधर से क्लॉकवाइज आ रहा हूं तो ये लाइन माइनस पाई है, जबकि इसी लाइन को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो ये लाइन पाई है। तो आप माइनस पाई से ओपन होकर यहां तक जा रहे हो, तो आपका जो मूवमेंट है थीटा का वो यहां से यहां तक है। और इस पर मैं ऐसा कर देता हूं, इट मीन्स कि माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं है और पाई इंक्लूडेड है बट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आना है। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि आपका y तो पॉजिटिव रहेगा एंड x लेस देन 0 रहेगा। अब उस केस में जैसे आपका tan इनवर्स y बाई एक्स है, जैसे तो tan इनवर्स y बाई एक्स आंसर क्या देगा, पहले मुझे ये बताओ आप। जैसे tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स फंक्शन की वो क्या होती है, रेंज, tan इनवर्स y बाई एक्स की रेंज क्या होती है बताओ, tan इनवर्स x फंक्शन की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। हाँ, सो tan इनवर्स x जो आपका फंक्शन है उसकी रेंज सिर्फ यहां से यहां तक होती है और टच नहीं करता है इसको। तो अगर tan इनवर्स x की रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो दैट मीन्स ये फंक्शन कभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर देगा ही नहीं आपको। तो अगर आप यहां पर लिख रहे हो tan इनवर्स y बाई एक्स, तो मतलब जो tan इनवर्स से आंसर निकल के आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर निकल के आएगा। अब अगर आपको उसी आंसर को सेकेंड क्वाड्रेंट पे लेके आना है तब आप क्या करोगे,
बोलो। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? x इक्वल टू 0। समझाने में एक बार रिपीट करो। x 0 पुट करेंगे। 0 पुट करेंगे? नहीं, x को कुछ पुट नहीं कर सकते आप। जैसे ऐसा समझ के चलो। अच्छा मुझे बताओ जरा, टेन इनवर्स 1/-2 की नहीं, ऐसा करो, 1/-√3 की वैल्यू मुझे बताओ कितनी आएगी इसकी वैल्यू। इसमें x आपका क्या है, y आपका क्या है, 1 है, एंड x आपका है -√3, तो क्या वैल्यू आई? ऐसे करके समझो, यहां पर ये -√3 मान लो और ये 1 है, तो ये 1, -√3 पॉइंट है ऐसे। तो अब आपको थीटा कितना चाहिए? आपको थीटा ये वाला चाहिए, ये आपका थीटा हुआ, जबकि आपका टेन इनवर्स x तो इसी में आंसर देगा। टेन इनवर्स x क्या करेगा बेसिकली इसको वैल्यू निकालने के लिए? टेन इनवर्स x इसकी वैल्यू निकालने के लिए माइनस को बाहर निकाल देगा, एंड देन टेन इनवर्स 1/√3 कितना होता है? कितनी आएगी इसकी वैल्यू? रिपीट करो एक बार। पाई/3 सर। π/3, ये फिर π/6 आएगी नहीं मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू तो। है π/6 आएगी ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि π/6 आए तो दैट मीन्स उसने ये वाला थीटा नहीं लिया हुआ है आपका, तो फिर कैसे हैंडल करोगे इस सिचुएशन को? अच्छा ये एंगल कोई मुझे बता सकता है, ये एंगल होगा कितना इस तरफ से इधर वाला? π/3 एंगल। π/3 होगा ये वाला। ये एंगल कितना होगा? π/3 होगा या फिर कुछ और होगा? π/4। 4 कैसे कह रहे हो, मतलब क्या लॉजिक है 4 का? अच्छा ये एक मिनट है, ये मैंने साइन उल्टे बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये √3 ऐसा है, ये मैंने वो गलत बना दिया था, मैंने लिखने में वो गलती की हुई है। हाँ ये अब बताओ कितना है ये? जैसे यहाँ से जो वैल्यू आई, जैसे कि ऐसा समझ के आप चलो कि टेन इनवर्स y/x नेगेटिव वगैरह आप छोड़ दो कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट टेन इनवर्स 1/√3 की वैल्यू आना था 5/6, तो दैट मीन्स ये वाला जो है, ये वाला एंगल कितना होगा? π/6 ही ये रहा होगा, है ना। अगर ये π/6 है तो इस वैल्यू, मुझे ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ पर, मुझे तो यहीं से x एक्सिस से नापना है ये थीटा। तो कितना, क्या मैं यहाँ पर करूँ सच दैट ये वाला, अगर मैं बोल दूँ, मैं आपको गिवन दे दूँ कि ये π/6 है, तो ये थीटा कितना आएगा? बोलो। π/6। π/6 कैसे आ जाएगा? ये थीटा π/6 तो ये है ही थीटा। 5/6। पाई माइनस हाँ तो 5 भी कह रहे हो, हाँ तो पाई माइनस π/6 आया ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई माइनस π/6। बट क्योंकि x नेगेटिव है तो टेन इनवर्स अपने आप ही नेगेटिव को बाहर ला सकता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन तो पहले से ही है, तो इसलिए माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। आप पाई प्लस टेन इनवर्स y/x लिखोगे, क्योंकि x नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली माइनस होगा, तो ये टेन इनवर्स y/x आपको इसकी वैल्यू लाके देगा नेगेटिव टाइम्स, और नेगेटिव टाइम्स जैसी वो वैल्यू लाके दे रहा है, फिर आपका ये थीटा कैलकुलेट हो जा रहा है। समझ आ गई मेरी बात? अब ये मैं इन जनरल थीटा लिख रहा हूँ, एग्जाम में तो आप इससे भी ज़्यादा जल्दी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो ये याद भी रखनी है थीटा की वैल्यू। अच्छा अब मुझे आप बताओ, ये y है और ये x है आपके पास, तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। मान लो दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, अब दोनों के दोनों नेगेटिव है, इट मीन्स आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मुझे बताना है कि क्या वैल्यूज आएंगी, क्या मुझे यहां पर लिखना चाहिए। तो आपको देखो, आप पहले बात ये देखो कि थर्ड क्वाड्रेंट की थीटा की वैल्यू यहां से कैसे निकालोगे आप? इस रेंज को आप देखो कि थीटा यहां से यहां पर है,
तो क्या आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू निकाल सकते हो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ऐसे में करके जांच के निकाल सकते हो इसकी वैल्यू? क्या वो थीटा आपका रेंज में आएगा फिर, जो एक रेंज गिवन है? नो सर। हाँ, तो आपको इधर से इधर जाना पड़ेगा। अब मुझे इधर से इधर जाना है कि क्या वैल्यू आएंगी, तो इट मीन्स कि मुझे ये पाई नहीं माइनस पाई में ये वाला थीटा ऐड करना होगा। तो tan इनवर्स y बाई एक्स आपको इस थीटा की वैल्यू दे देगा, ये जो यहां पर है, और पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि क्या है, दोनों के दोनों नेगेटिव है। तो जब कैंसिलेशन, जब नेगेटिव दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो tan इनवर्स y बाई एक्स के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये जो है, ये यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू tan इनवर्स y बाई एक्स दे रहा है। अब यहां पर मैं क्या करूं बताओ, बोलो क्या लिखूं यहां पर? माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। बात समझ आ रही है आपको? तो ये जो काउंट है यहां से लेकर यहां तक का, ये tan इनवर्स y बाई एक्स ला के देगा, और फिर बाकी ये पाई जो है माइनस पाई, उसमें ऐड करने से क्या होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब वो इस तरफ से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं। मान लो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, वो सॉरी वाई नहीं, वाई तो नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, तो क्या वैल्यू आएगी बताओ, बोलो। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या आपको कुछ करने की आवश्यकता है, या सिर्फ tan इनवर्स y अपॉन एक्स से ही निकल जाएगी वो वैल्यू? बोलो, क्या इसी से निकल जाएगी वैल्यू? सर माइनस तो वो अपने आप लाके देगा आपको वैल्यू, क्योंकि y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो अपने आप ही नेगेटिव आएगी अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो। मतलब कुछ करने की जरूरत है, ये मैं पूछ रहा हूँ, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ? ठीक है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं हूं तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स अपने आप वैल्यूज ला के दे देगा। ठीक है, अपने आप ही उसकी वैल्यूज उस क्वाड्रेंट में आएंगी, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो आज से आप क्या याद रखोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में कभी भी इस थीटा की वैल्यू निकालनी हो जो इस तरीके से डिफाइंड है, तो आपको डायरेक्टली उसमें पाई ऐड कर देना है। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई ऐड करना है, बस यही दो बातें याद करनी है। इन दो बातों के अलावा तो आपको पता ही होता है कि जीरो वैल्यू कब आती है। इसको मैं थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करता हूं। अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर वैल्यू आएगी 0, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कितनी वैल्यू आएगी बताओ? नेगेटिव एक्स एक्सिस पर क्या वैल्यू आएगी? बोलो, नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब यहां पर क्या वैल्यू आएगी? पाई। पाई वैल्यू आएगी। माइनस पाई क्यों नहीं आएगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहे हैं। हाँ, माइनस इसलिए नहीं आएगी कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। ठीक है, तो पाई आएगी। अब मैं y एक्सिस के ऊपर लिख देता हूँ। पॉजिटिव y एक्सिस पर कितनी वैल्यू आएगी थीटा की? पाई बाई 2। और नेगेटिव पर बोलो, ये इधर कितनी वैल्यू आएगी थीटा की? -5/2। -5/2। ठीक है, तो याद क्या रखना है आज से, जब भी आप पोलर फॉर्म लिखते हो, पोलर फॉर्म में जो r cos थीटा r sin थीटा होता है, उसमें r तो बड़ा सिंपल होता है, r तो जस्ट डिस्टेंस होती है √x² + y²।
बट थीटा थीटा इतना आसान नहीं होता है उसका थीटा कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगता है। ये जो थीटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये फर्दर आगे भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो हमने आज से याद क्या रखना है कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो थीटा की वैल्यू डायरेक्टली tan इनवर्स y बाई एक्स। अगर आप सेकंड में हो एंड थर्ड में हो तो सेकंड में पाई ऐड करना और थर्ड में माइनस पाई ऐड करना। बस इतनी बात अगर आपको याद है तो आप इसमें काम कर सकते हो। तो ये थीटा की इन जनरल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप पोलर फॉर्म लिखते हो तो उसमें थीटा एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब इसमें अगर इस थीटा को बनाने में कोई दिक्कत आपको लग रही है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज आपको अभी अगर समझ नहीं भी आया है कि कैसे हमने लिखा है तो फिलहाल तो आप याद कर लो। इन फ्यूचर जब धीरे धीरे आप खुद एनालाइज करोगे तो अपने आप समझ वो चीज़ आ जाएगी। अभी तो आपको डायरेक्टली याद कर सकते हो आप। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा था कि रिजल्टिंग फंक्शन थीटा जो है वो क्या होगा, क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, क्या वो कंटिन्यूस होगा, वगैरह वगैरह पूछ रहा है। और सबसे पहले तो उसने बाउंडेड कह दिया। तो बाउंडेड का तो यहाँ पर कोई मीनिंग ही नहीं है क्योंकि थीटा जो है पहले से ही कह रखा है कि माइनस पाई से पाई में होता है। तो बाउंडेड तो ऑटोमेटिकली वो होता ही है क्योंकि यहाँ पर कभी भी आंसर ऐसा तो होगा नहीं कि माइनस पाई को पाई को क्रॉस कर जाए। हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में ही रहेगा थीटा। तो बाउंडेड तो ऑटोमेटिकली ये है। तो डी ऑप्शन तो मैं ऐसे ही इनकरेक्ट कर दूंगा। अब बात आती है कंटिन्यूटी की। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ यहां पर बनाया। उस ग्राफ के बेसिस पर मैं एक बार चेक करने की कोशिश करता हूं कि फंक्शन आपका जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखो यहां पर माइनस पाई होता है, यहां पर पाई वैल्यू होती है। मान के चलो कि मैं अपने x और y इस हिसाब से ले रहा हूं कि वो ऐसे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है ऐसे x और y क्या होंगे जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ अप्रोच करेंगे फ्रॉम दिस डायरेक्शन? एक ऐसी सीक्वेंस बता सकते हो आप? और एक ऐसी सीक्वेंस भी आपको बतानी है जो थर्ड क्वाड्रेंट से अप्रोच कर रहे हो। जैसे कि सीक्वेंस का क्या मतलब है, जैसे मैं समझाता हूं x और y की। तो आपने एक सीक्वेंस कंसीडर की xn, yn। अब सीक्वेंस है क्या, देखो यहां पर पहले एक पॉइंट हम लेके चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 1 है, -1 है सॉरी। तो मैंने क्या किया, -1 मैंने रहने दिया इसको। y में ये 1 था तो 1 + 1/n कर दिया। तो बताओ क्या ये सीक्वेंस, नहीं ये एक मिनट, सिर्फ इतना। अब बताओ क्या ये सीक्वेंस -1, 0 पर जा रही है? बोलो। यस सर। अगर मैंने 1, इधर -1, -1/n लिया तो ये सीक्वेंस किस पर जा रही है? ये भी -1, 0 पर जा रही है। तो बोथ सीक्वेंसेस, इसे un vn मान लेना। xn, yn both sequences approaches towards -1, 0। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने फंक्शन को देखा कि फंक्शन क्या कर रहा है। तो फंक्शन आपका है थीटा, जिस थीटा की हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो थीटा वैसे पूरे के पूरे r² पर डिफाइंड है एक्सेप्ट 0, 0। तो यहां पर इस पर भी डिफाइंड है, इस पर भी डिफाइंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो थीटा अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे थीटा की वैल्यू यहां पर से हमें देखनी है कि थीटा किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो पहले तो थीटा ये रहेगा कुछ, ठीक है, यहां पर थीटा की वैल्यू ये आएगी। जैसे ही आप अगला रखोगे तो -1/2, -1, 1/2 यहां पर कहीं पर पॉइंट आएगा, ऐसे समझ के चलो। तो पहले थीटा कितना था, इतना। जब आपने n की वैल्यू को 2 रखा तो -1, 1/2 पर थीटा इतना आ गया। -1, 1/3 पर थीटा इतना आ गया। -1/4, 1/4 पर थीटा इतना आ गया। फिर -1/5, 1/5 पर थीटा इतना आ गया। तो थीटा किसकी तरफ अप्रोच करेगा, बस मुझे ये बता दो। पाई पाई पर अप्रोच करेगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ इसका un, vn का।
un कॉमा vn आपका है -1,0 पर अप्रोच करने वाला। अब मैंने इसका थीटा देखा, थीटा ऑफ un कॉमा vn ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है ये मैं देखना चाह रहा हूं। तो पहले देखो, पहले -1 कॉमा -1 आएगा, उस केस में थीटा कुछ ऐसा आएगा यहां से, ठीक है। तो वो आएगा -पाई प्लस पाई/4 होता है, बट उसको जानने की जरूरत नहीं कि क्या होता है, बट ये थीटा आएगा। फिर आपने अपने पॉइंट को n की वैल्यू 2 रखी, तो -1 कॉमा -1/2 आएगा, तो यहां पर आएगा, तो थीटा फिर ये आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में यहां पर तो थीटा ये आ गया, फिर अगले स्टेप में यहां पर तो थीटा और आ गया। तो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है थीटा? -पाई। -पाई की तरफ। तो दैट मीन्स कि ये थीटा की जो लिमिट है वही एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। अच्छा, और अगर आप वैल्यू चेक करो तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी आएगी यहां पर, मतलब अगर मान लो आप लिमिट के बारे में नहीं भी पता लगा पाते, बट आप वैल्यू देखते तो वैल्यू कितनी आएगी -1,0 पर? पाई। पाई आएगी। देखो, क्योंकि मैंने क्या कहा था, नेगेटिव एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू पाई आएगी। तो आप ऊपर वाला काम ना भी करते, सिर्फ नीचे वाला काम करते, तो आप ये कहते कि लिमिट, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि लिमिट है, बट इसकी तरफ भी फंक्शन अप्रोच कर रहा है जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो ना तो इसके लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ना ही ये फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो पा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ द अबव फंक्शन डजंट एग्जिस्ट। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये कोई नया फंक्शन है जो आपको दे रहे हैं, ये पढ़ाया नहीं गया था अभी तक, तो आज आपको पढ़ा दिया गया। तो आज से आपको याद होना चाहिए कि पोलर फॉर्म में जिस थीटा के बारे में हम बात करते हैं वो r² -0,0 से होता है, और दैट मीन्स कि यहां पर थीटा की वैल्यू आप हमेशा कैलकुलेट कर पाओगे जब थीटा 0,0 नहीं है। तो r² -0,0 का मतलब है कि इस पॉइंट को छोड़कर हमेशा थीटा कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हमेशा कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इट्स ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन कि क्या ये कंटिन्यूअस है, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका आंसर हमेशा आपको याद रखना है कि पोलर फॉर्म में जिस थीटा की हम बात करते हैं उसका वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो बाउंडेड के बारे में मान लो उसने पूछ लिया, तो आप बाउंडेड तो कह सकते हो कि इसका आंसर हमेशा -पाई से पाई ही आता है। दैट्स व्हाई इट इज बाउंडेड बट नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि थीटा क्या होता है पोलर फॉर्म वाला। एंड बस उसके बाद हमने बस कंटिन्यूटी ही चेक की, जब कंटिन्यूटी नहीं तो डिफरेंशिएबल कैसे होएगा। 21 पर चलते हैं। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इसका। अब आप देखोगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर ये बात कर रहा है वो, सॉरी, x और y जहां पर आपके पास है वो 1/2, 3/2 से 1/2, 3/2 है, और डेरिवेटिव आपको इस पॉइंट पर निकालना है और इस डायरेक्शन के अलोंग निकालना है। तो दिक्कत क्या है यहां पर कि जैसे आप अगर इसको देखोगे तो 1/2 यहां पर आएगा, 3/2 यहां पर आएगा, 1/2 इधर आएगा, 3/2 यहां पर आएगा। सो इट मीन्स कि इस रीजन में 0,0 तो बहुत दूर है, तो 0,0 नहीं है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फिर आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसा लिखते थे, जैसे कि आपको 1,1 पर इसको निकालना होता था, जैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये है, तो h, k आपका पहली बात है क्या ये बताओ पहले। डायरेक्शन आपकी 1,1 तो डायरेक्शन हो नहीं सकती क्योंकि वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो डायरेक्शन क्या है आपकी, यूनिट वेक्टर होना चाहिए डायरेक्शन। cos थीटा sin। नहीं, डायरेक्शन तो यही रहेगी, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस डायरेक्शन के साथ आप काम नहीं कर सकते हो। 1/√2 हाँ, तो इसको पहले यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, इसी के मैग्नीट्यूड से आपको इसे डिवाइड करना होगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, √1² + √1 + 1², तो दैट मीन्स √2 है इसका मैग्नीट्यूड।
उससे आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये डायरेक्शन है। अब चलो पॉइंट तो यही है, तो मतलब आप अगर इस क्वेश्चन को ऐसे करने की कोशिश करोगे कि 1 प्लस 1 बाई रूट, जैसे हम क्या लिखते थे डेफिनेशन में, हम लिखते थे a प्लस टी एच, राइट। तो ये h की जगह हमारा 1 बाई रूट टू इस टाइम पर है, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस 1 बाई रूट टू टी माइनस एफ ऑफ 1 कॉमा 1 डिवाइडेड बाई टी। तो आप देखोगे ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट टू, टी भी है इसके साथ, टी बाई रूट टू मान लेते हैं का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा ये तो यहाँ पर, हाँ ये तो आसान हो गया फिर। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि इसी में दिक्कत आ जाएगी, बट ये तो आसान बन गया ना यहाँ से, क्योंकि ये तो कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि ये सेम है बिल्कुल, ठीक है ना। और फिर एफ ऑफ 1 कॉमा 1 आप देखोगे तो 1 बाई 1 आ जाएगा अपॉन में टी। तो कितना आंसर आ रहा है इसका डायरेक्टली? 0। ठीक है, तो ये इससे कट गया, तो 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन टी 0, तो 0 आ गया आपके पास। अब अगर मैं क्या कह रहा था शुरुआत में कि क्योंकि ये 0 0 से काफी दूर है, तो आप सिंपली डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो होता था वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या फॉर्मूला होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, बताना जरा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, क्लास में लिखवाया गया था, अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है? ग्रेडियंट की टर्म्स में जानना है मुझे। किसी को याद ही नहीं है, ऐसे कैसे चल रहा है काम फिर? ग्रेडियंट की टर्म्स में क्या होता है, एफ अगर आपके पास क्या है, एक फंक्शन है, उसका अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव ढूंढना है, मान लो एट अ पॉइंट, कोई वी पॉइंट है मान लो, तो वी पर आपने इसको इवेलुएट करना है पहले, एंड देन आपको उसका डॉट प्रोडक्ट करा देना है। चलो वी डायरेक्शन मान लो, तो वी डायरेक्शन है, उसके उस यूनिट वेक्टर के साथ आपको उसका डॉट प्रोडक्ट करा देना है, और इवेलुएट मान लो आपको ए पॉइंट पर करना है। तो ये होता है ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो डेल एफ डॉट वी कैप, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, तो कितना आएगा ये, अगर हम बिना उसके करते हैं तो बिना उसके आएगा, तो यहाँ पर आएगा डेल बाई डेल एक्स कॉमा डेल बाई डेल वाई। एफ वेक्टर आपके पास है एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब एट वी, तो वी कैप है 1 बाई रूट टू कॉमा 1 बाई रूट टू, तो इनका बस डॉट प्रोडक्ट आपको किसी तरीके से करवा देना है लास्ट में। तो आप देखोगे यहाँ पर कितना आएगा, डेल बाई डेल एक्स, तो 2x बाई वाई स्क्वायर आ जाएगा, एंड यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय वाई क्यूब माइनस 2, कॉमा करके है ये, ठीक है। बट आपको इसे इवेलुएट करना है किसके ऊपर, 1 कॉमा 1 के ऊपर। तो कितना आ गया, ये आ रहा है 0, बताओ। 1 कॉमा 1 पर जब इवेलुएट करोगे तो ये आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट करने के बाद, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये आएगा 2 बाई रूट टू माइनस 2 बाई रूट टू, तो 0 आ जाएगा ना। तो जैसे ही 0 आ गया तो वैसे ही आपका इसका आंसर भी आ गया, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था शुरुआत में, हालांकि ये लिमिट तो बड़ा आसान हो गया क्योंकि 1 कॉमा 1 पर ही इवेलुएट कर रहे थे। अगर 1 कॉमा 2 पर करते तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि लिमिट निकालने में हमें दिक्कत आती। तो मैं ये कहना चाह रहा था, आपका फंक्शन 0 0 पर दिक्कत कर रहा है, तो 0 0 से तो काफ़ी दूर है। 0 0 से दूर होने की वजह से आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमें पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। तो 22 क्या है, 22 तो इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको डेरिवेटिव निकालने को क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एफ सच दैट
आर स्क्वायर टू आर बी दिस फंक्शन, देन आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव डी एफ जो होता है वो ये होता है कि आपके पास F1 है, F2 है, और नहीं F2 दो ही हैं, F3 नहीं है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पर है क्योंकि। तो आपके पास आएगा क्या, डेल F1 बाई डेल X1, डेल F1 बाई डेल X2, डेल F1 बाई डेल X1, डेल F1 बाई डेल X2। ठीक है, अब ये जो है किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, h कॉमा k के साथ। बट अगर वो गिवन दे आपको कि किस पर करना है तब आपको बोलेगा, तो वो कह रहा है कि देन द डेरिवेटिव ऑफ f एट x कॉमा y इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय। तो आप मुझे बताओ कि ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ये जो मैट्रिक्स लिखी है डायरेक्टली? तब तक मैं डिफरेंशिएट करता हूं जरा। F1 को x2, x2 कितना है इसमें, y है, तो y लिखना थोड़ा आसान होता है ना, y लिख देता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो गिवन मैट्रिसेस लिखी हुई हैं क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं? F2 यहाँ पर आएगा। बोलो, जैसे हमने ये डीएफ तो निकाल दिया, और डीएफ निकालने के बाद ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो मैच कर रहा है डायरेक्टली, और बाकियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? ये जो डीएफ मैप है इसमें वेरिएबल कौन है? अगर हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई इनपुट वेरिएबल रहा होगा, फंक्शन है एक, कौन फंक्शन है, कौन वेरिएबल है इसमें? सर XY। एक्स वाई नहीं है वेरिएबल, एक्स वाई तो वो पॉइंट है जिसके ऊपर हम इवेलुएट कर रहे हैं। तो जैसे ये आपका क्वेश्चन ने एक्स वाई दिया हुआ है, डी एफ इवेलुएटेड एट ए जब भी लिखा होगा ना तो आप समझ जाना कि ये उस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। ये क्या है, ये इनपुट वेरिएबल, ये इनपुट पॉइंट है जिस पर आपको ये पार्शियल डेरिवेटिव्स को इवेलुएट करना था। मैं इस पार्शियल डेरिवेटिव को 2x क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे इस पार्शियल डेरिवेटिव को एक्स वाई पर ही इवेलुएट करना है। अगर वो p1, p2 पर इवेलुएट करने को कहता तो मैं यहां पर 2p1 लिखता, cos p1 2p2 ऐसे लिखता। तो ये जो डेरिवेटिव है ये x, y पर तो इवेलुएट करने को कहा गया है। अब इसमें वेरिएबल होता कौन है, मतलब x, y होता है वेरिएबल, x, y तो पॉइंट होता है जो कि कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है यहां पर, कौन वेरिएबल है? तो वेरिएबल है h। ठीक है, h वेरिएबल आपको मैंने कुछ टाइम पहले भी यहां पर दिखाया था जब हम डेरिवेटिव की एक दूसरी डेफिनेशन लिख रहे थे। ये वाली चीज, तो हमने कहा था कि जो डेरिवेटिव होता है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहां पर ये डेरिवेटिव भी तो लिखा है, तो दैट मींस ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बट मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर गिवन बेसिस दे दी जाए कि ये वेक्टर स्पेस है और ये उसकी बेसिस है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप हमेशा एक क्या बना पाते थे, मैट्रिक्स बना पाते थे। और आपके पास अगर T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए मैट्रिक्स बनी है कोई बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आप अपनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे लिख सकते थे, राइट। तो यहां पर भी सेम टू सेम कहानी है। ये जो चीज है यहां से लेकर यहां तक की आप इसे T कंसीडर कर सकते हो, और ये आपका x वेरिएबल है। Tx इज इक्वल टू ax, ऐसा है ये, ठीक है। Tx इज इक्वल टू ax, तो इट मीन्स कि हमारे पास यहां पर वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल लिखा नहीं गया है, वेरिएबल है यहां पर h, k।
तो ये डेरिवेटिव नहीं है, ये डेरिवेटिव की मैट्रिक्स है। डेरिवेटिव कौन होगा? डेरिवेटिव अगर मैं इस पर h कॉमा के अप्लाई करूं, h कॉमा के मैंने अप्लाई किया तो 2xh और यहां पर आ जाएगा cos x h cos x प्लस 2ky, ये मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एग्जैक्ट। तो कभी कभार वो क्या करता है, जब वो डेरिवेटिव के बारे में पूछ रहा है, तो डेरिवेटिव कोई मैट्रिक्स नहीं है, वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन बहुत बार डेरिवेटिव को वो डायरेक्टली यही मान लेता है कि यही डेरिवेटिव है। क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जब भी हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है और उसके बारे में हमें कुछ भी बात करनी होती है, तो हम बहुत बार उसकी मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी जो मैट्रिक्स बन रही है वो मैट्रिक्स कैसा बिहेव कर रही है, उसकी रैंक क्या है ना, उसका नल स्पेस क्या है। उसी तरीके से यहां पर भी वही कहानी है कि ये डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव पूरा का पूरा ये मैप है। लेकिन बहुत बार क्वेश्चंस में सिर्फ इतना ही दिया रहेगा कि यही डेरिवेटिव है, तो आप भी मान लेना कि हाँ यही डेरिवेटिव है। कभी कभार वो एच के की फॉर्म में दे देगा, तो ये क्या है, डेरिवेटिव एट एफ ऑन एच कॉमा के, ऐसा लिख देना बस, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव है वैसे, अदरवाइज वो बहुत बार मैट्रिक्स दे देते हैं बस, ठीक है। अगले पे चले। सो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, a function f from r square to r defined by fx is equal to xy and let v is equal to 1 comma 2 and a is equal to a1 comma a2 be two elements of r square. The directional derivative of f in the direction of v at a is, तो आप देखोगे ये जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है ये बिल्कुल ऐसा फंक्शन है, ये तो पॉलिनोमियल है, वैसे भी कुछ ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर ये पॉलिनोमियल है दैट मीन्स ये डिफरेंशिएबल है, और अगर ये डिफरेंशिएबल है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल एग्जिस्ट अलोंग ऑल द डायरेक्शंस। तो अगर डायरेक्शंस और सभी डायरेक्शंस में ये एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको लिमिट के यूज की जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे क्लियरली एफ इज अ पॉलिनोमियल thus it is differentiable, और डिफरेंशिएबल होने के साथ आप कह सकते हो कि ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। तो मैं इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऐसे करके निकालूंगा, ठीक है। तो डेल एफ आएगा कितना, देखो इसका डेल एफ आप करोगे तो ये आएगा y कॉमा एक्स, v आपका जो है वो है 1 कॉमा 2, नहीं इन द डायरेक्शन, हाँ तो ये डायरेक्शन है, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना आएगा 1/√5 कॉमा 2/√5, राइट। अब ये कितना आ जाएगा y/√5, √5 ही आएगा फिर ऑप्शंस में, 1/2 द डायरेक्शन ऑफ v एट a is, हाँ तो शायद ये यूनिट वेक्टर ले ही नहीं रहे हैं डेफिनेशन में, थोड़ी बहुत गलती भी है इस क्वेश्चन में, ये यूनिट वेक्टर नहीं ले रहे हैं, तो चलो कोई नहीं। अब यहाँ पर कितना आएगा 2x/√5 आएगा। देन आप इस पॉइंट को यहाँ पर बस प्लेस कर दो कि ये इवेलुएट आपको करना था a1 कॉमा a2 पर, तो आपके पास ये आ जाएगा a1/√5 और 2a2/√5, ठीक है। तो दैट मीन्स ये आ गया y कॉमा x, ठीक है। तो दैट मीन्स ए ऑप्शन आपका राइट है, बस वो यूनिट वेक्टर की वहां पर वो यूज नहीं कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर वो लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में क्या है, ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। A2 plus 2A1 आ लेना। a2 कॉमा 2a1 आएगा, अच्छा हाँ ये y था ना, इधर a2 है ये और इधर a1 है, क्योंकि y की जगह a2 रखना है। तो इनकरेक्ट है ये क्वेश्चन, बट आप ऐसा मान सकते हो कि वो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं कि हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को यूनिट की टर्म्स में निकालते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारी बुक्स ऐसी भी हो जिसमें वो यूनिट वेक्टर ना लेके चलते हो, वो डायरेक्टली वेक्टर लेके ही उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर लेके चलते हैं, तो ये इनकरेक्ट है, इसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो a2 + 2a1, तो दैट मीन्स फिलहाल के लिए आंसर हम बी मार्क कर देते हैं कि बी जो है पार्शियली करेक्ट है, बट इसमें भी थोड़ी बहुत इनकरेक्ट चीज़ है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं।
24 को देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि लेट एफ एक्स वाई बी दिस log ऑफ cos स्क्वायर e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। देन आपको बस इसका क्या करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है एंड देन y के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको तो मेरे हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, तो देखो इसको मतलब अगर आप एग्जाम में करने लगे तो ऐसा मत करना कि टाइम ले लेना, इसमें थोड़ा सा सोच सोच के करना। जैसे एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो पहले आपको y के रिस्पेक्ट में पहले आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, देन y के रिस्पेक्ट में। तो जैसे आपके पास फंक्शन जो है ना वो log cos स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर है और साइन ऑफ x प्लस वाई है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे अगर आप इसको डिफरेंशिएट कराने लगे तो बहुत बड़ा आंसर आएगा, और जबकि उसकी नीड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है ये फंक्शन ऑफ x है। तो चाहे इसका आंसर कुछ भी आए, डेल बाय वाई करने से ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अगर ये ऑटोमेटिकली जीरो हो रहा है डेल बाय वाई करने से, तो इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो हम सिर्फ इसके ऊपर काम करेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल बाय वाई इज डेल बाय डेल एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इसका तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा, फिर उसके टर्म्स में माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। सो दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका राइट है, बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट। 25 पर चलते हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड है। ठीक है, सो हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में भी आपके पास क्या दिया हुआ है, एक मैप दिया हुआ है, उसी की कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी नहीं डिफरेंशियबिलिटी भी पूछ ही रहा है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में भी वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, हाँ, तो नहीं डायरेक्शनल डेरिवेटिव हाँ चाहिए यहीं पर लिखा हुआ है बस, बाकी इधर डेरिवेटिव अलग चीज़ है। तो आपके पास एक फंक्शन है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पर, इस तरीके का है। डिसकंटिन्यूटी के लिए पूछ रहा है सबसे पहले तो कि कंटिन्यूस है या नहीं है। आप इसे f1 मान लो और f2 मान लो। तो आप मुझे बताओ कि इसके रिगार्डिंग आपने क्या स्टेटमेंट पढ़ी थी, बोलो। क्या आप डायरेक्टली इसे डिफरेंशिएबल कह सकते हो? इसके लिए हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, f1 और f2 में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं ये वाली चीज, इसके बेसिस पर आप बताओ क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इवन कंटिन्यूटी के लिए भी हमने पढ़ी थी, देखो यहां पर ये देखो, इसके बेसिस पर चलो ये बताओ कंटिन्यूस वो है फंक्शन, ठीक है ना। कंटिन्यूस से सिंपली है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो f1 कंटिन्यूस है, f2 कंटिन्यूस है, और हमने यही यहाँ पर लिखा था, हमने यही लिखा हुआ है कि अगर हर एक fi कंटिन्यूस आ जाता है तो फिर आपका वो फंक्शन भी कंटिन्यूस बन जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस f1 जो है वो 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर है, और f2 जो है वो 4x प्लस 5y प्लस वाई स्क्वायर है। बोथ आर पॉलिनोमियल्स, thus दे आर डिफरेंशिएबल। तो पॉलिनोमियल होने की वजह से वो डिफरेंशिएबल तो हैं, और अगर आप इनका पार्शियल डेरिवेटिव भी करोगे x के रिस्पेक्ट में चाहे y के रिस्पेक्ट में, तो क्या वो कंटिन्यूस आएंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स भी, बोलो। मैं इस स्टेटमेंट का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं इसका कर रहा हूं अभी यूज, क्योंकि कंटिन्यूस तो डायरेक्टली वो है। इस स्टेटमेंट का यूज से आप बताओ क्या वो
कंटिन्यूस हैं, कंटिन्यूस वो होंगे क्योंकि अगर आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दोगे तो रहेगा तो पॉलिनोमियली। सो ये कंटिन्यूस भी हैं। अब आप क्या डायरेक्टली कह सकते हो कि डिफरेंशिएबल है फंक्शन? यस, फ्रॉम दैट कंडीशन, है ना। तो जो थ्योरम हमने पढ़ी थी, थ्योरम के बेसिस पर हम कहेंगे कि आपका f जो है वो डिफरेंशिएबल है। अगर f डिफरेंशिएबल है तो उसका हर एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और इस वजह से a पार्ट इनकरेक्ट, ठीक है, b पार्ट आपका यहां पर क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस है और ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब c के बारे में तो हमें बात करनी पड़ेगी, बट d क्या कह रहा है, f इज डिफरेंशिएबल एंड डेरिवेटिव इज इनवर्टिबल। तो c और d के बारे में एक साथ हमें बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव को चेक कर लेते हैं। अब डेरिवेटिव को इवैल्यूएट करना है 0,0 पर, तो यहां पर कितना आएगा, del f1 by del x, del f1 by del y, del f2 by del x, del f2 by del y। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, del f1 by del x अगर आपने किया तो ये 3x, और ऐसा करो 0, चलो 3x नहीं 3 एंड एक्स स्क्वायर 2x, फिर y के रिस्पेक्ट में 2 4, फिर यहाँ पर आएगा 5 + 2y। अब इसे आप इवेलुएट भी कर दो 0,0 पर। ठीक है, तो 0,0 पर अगर आप इसे इवेलुएट करते हो तो आपको मिल जाएगा 3 - 2 4 5, राइट। ठीक है, अब ऐसा मत समझना आप कि ये डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, क्योंकि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस डेरिवेटिव की ये मैट्रिक्स फॉर्म है। डेरिवेटिव तो हमेशा h, k अप्लाई करके ही आप लिखोगे कि ये डेरिवेटिव है, समझ गए। तो ये डेरिवेटिव की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसकी एक मैट्रिक्स फॉर्म है। ठीक है, तो ये आप इसे कह सकते हो कि ये डेरिवेटिव है। अब वो पूछ रहा है कि क्या ये इन्वर्टिबल है, तो आप जानते हो कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल होती है इफ इट्स करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। तो बताओ क्या ये इसकी जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है एट 0 0? ठीक है, तो ये नॉन जीरो आ रहा है। नॉन जीरो आने की वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो डेरिवेटिव है वो इन्वर्टिबल है। सो दैट मीन्स डी पार्ट करेक्ट हो गया और सी पार्ट इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो 26 को देखेंगे, कल में कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छा कल तो आप लोगों की छुट्टी होगी तो इस टाइम पे रख सकते हैं ना क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है। कल तो शायद कल छुट्टी है, किसी का ऐसा नहीं कॉलेज वगैरह है, तो कल अगर छुट्टी है तो इसी टाइम पे हम रखेंगे क्लास। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लेट एफ आर कॉमा थीटा बी दिस 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 एंड आर बिलोंग्स टू 0, कुछ मिसप्रिंट है इसमें शायद ऐसा होगा कि आर ग्रेटर देन 0, इसमें शायद मिसप्रिंटिंग है कुछ। ठीक है, आर जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्या पता, मैं एक बार फिर से चेक कर लूँगा। आर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आर जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता ही है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो डीएफ क्या कर रहा है कि डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है df r theta is not 0 for any r theta belonging to r square with r non 0। तो देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमें डेरिवेटिव के बारे में बात करनी है, तो डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है r cos थीटा r sin थीटा। तो जब आप डेरिवेटिव के बारे में बात करोगे तो आपके पास f1 by r, f1 by थीटा, f2 by r, f2 by theta,
तो ये आपके पास आ जाएगा, ये F1 है, ठीक है, ये F2 है। तो cos थीटा एंड r sin थीटा बट माइनस का, फिर F2 को जब r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो sin थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r cos थीटा। इतना ही आपके पास है। अब वो बोल रहा है कि द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट जीरो फॉर एनी आर थीटा बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर। तो आर कॉमा थीटा अगर आप आर स्क्वायर से बिलोंग करवा रहे हो, और तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है एक्चुअली, ये आर नॉन जीरो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो आर नॉन जीरो लिखा है ना, तो ये नहीं है, ये ऐसा है, आर नॉन जीरो है यहाँ पर, ग्रेटर देन जीरो नहीं है, ठीक है, आर नॉन जीरो लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आपका r नॉन जीरो है तो क्या ये जीरो हो सकता है कि नहीं, क्या ये हमेशा नॉन जीरो है, ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। तो यस और नो आपने मुझे बताना है, क्या ये हमेशा नॉन जीरो है? ठीक है, हमेशा नॉन जीरो ये है क्योंकि cos एंड sin थीटा एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं, cos थीटा एंड sin थीटा एक साथ जीरो हो नहीं सकते हैं, और r आपके पास क्या है, नॉन जीरो है। सो दैट मीन्स कि ये कभी भी फर्स्ट रो इसकी कभी भी जीरो नहीं आने वाली, और ना ही सेकंड रो कभी भी जीरो आने वाली है एक साथ। एक साथ का मतलब है ये भी जीरो और ये भी जीरो, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स कि ए ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है कि कभी भी जीरो नहीं होगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि ये हमेशा 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको तो बहुत आसानी से डिस्कार्ड कर सकते थे। कैसे डिस्कार्ड कर सकते हो आप f के बारे में बात चल रही है कि f हमेशा 1-1 है, तो मैंने वैल्यूज पुट करके देखा, 1,0 मैंने वैल्यू निकाली एंड 1,2 पाई पर आप वैल्यू निकाल लो, क्योंकि थीटा के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन इसने हमें नहीं दी है, थीटा सीधा r से बिलोंग कर रहा है कि 1,0 पर वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यू आ जाएगी 1,0, और इधर से भी वैल्यू आ जाएगी 1,0, ठीक है। तो क्लियरली ये नॉट 1-1 है। सी ऑप्शन में कह रहा है कि फॉर एनी आर थीटा बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर विद आर नॉन जीरो एफ इज 1-1 ऑन नेबरहुड ऑफ आर कॉमा थीटा, कि कोई सा भी आप पॉइंट दो आर कॉमा थीटा टाइप का, उसके हर एक नेबरहुड में आपका फंक्शन जो है वो 1-1 है, ऐसा आपसे वो बोल रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगले वाले में कह रहा है कि डेरिवेटिव जो है वो आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई है। ये आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा अजीब सा बन के आ गया है, बट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप देखोगे कि ऐसा तो है नहीं कि आर स्क्वायर को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो डी एफ आर थीटा मेरा आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी है। तो डी पार्ट तो इजीली इनकरेक्ट है। क्या मैं डी पार्ट को डायरेक्टली इनकरेक्ट बोल सकता हूं, या फिर इसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन की आपको नीड है? ठीक है, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं सी ऑप्शन के ऊपर। सी ऑप्शन में ये कह रहा था कि कोई भी आप आर कॉमा थीटा आर स्क्वायर से लो, तो आपका एफ उसके किसी नेबरहुड में 1-1 आएगा ही आएगा, ऐसा हमसे वो बोल रहा है। तो ऐसे करके आप समझो, ये मान लो आपकी डोमेन है, ठीक है, और ये कोडोमेन है, ए मान लो, इसे बी मान लो, तो कैसे हमें बोलना चाहिए वैसे इसको एक्चुअली हमें उससे बोलना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, पहले उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, तब मैं उससे ज़्यादा बेटर समझा पाऊंगा। तो सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ठीक है, स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद मैं ये समझाता हूँ। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, स्टेटमेंट मेरे को एग्जैक्टली देखनी पड़ेगी, याद नहीं मुझे।
ठीक है, सो हम इस स्टेटमेंट को नाम देंगे इनवर्स फंक्शन थ्योरम। तो क्या है इनवर्स फंक्शन थ्योरम? हमने R2 में तो नहीं पढ़ी है, R1 जब R रियल लाइन के ऊपर हम काम कर रहे थे उस टाइम पर हमने इनवर्स फंक्शन थ्योरम पढ़ी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट सिंपली ये है कि आपके पास f अगर एक फंक्शन है Rn से Rm पर, और मान के चलो कि ये क्या है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू a बिलोंगिंग टू Rn। किसी पॉइंट पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, उसी के बाद आप ये बात कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इफ dfx evaluated at x is equal to a is invertible, अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल है, जो इसका डेरिवेटिव है वो इन्वर्टिबल है, तो आप कह सकते हो कि देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ x is equal to a in which is invertible। तो आपको मुझे समझाना है कि अगर आपके पास इनवर्स फंक्शन थ्योरम है, क्या उस इनवर्स फंक्शन थ्योरम की वजह से आप ये बात कह सकते हो जो क्वेश्चन ने दी है। देखो ऐसा आप समझ के चलना कि ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये है तो एक मैप ही है ना, तो ये एक मैप है और उस मैप के लिए हम इन्वर्टिबल बोल रहे हैं। तो मैप्स में आपको पता ही है कि मैप के टाइम पर इन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है बाइजेक्शन से, कि ये एक बाइजेक्शन रख रहा है। तो अब यहाँ पर बाइजेक्शन की तो नीड नहीं है, यहाँ पर है 1 1 की नीड। तो उसके हिसाब से आपको मुझे बताना है कि क्या सी स्टेटमेंट यहाँ से आपको ट्रू लग रही है। बोलो। अच्छा ये देखो कि df का डिटरमिनेंट आ कितना रहा है। अगर आप df जो मैट्रिक्स है आपके पास उसका डिटरमिनेंट देखोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, r स्क्वायर ही आएगा, एंड विच इज नॉन जीरो। तो अगर ये नॉन जीरो है इट मीन्स यहां से आपको पता चलता है कि आपका df जो है वो इन्वर्टिबल है, ठीक है। और इन्वर्टिबल एट r कॉमा थीटा फॉर एनी r, कोई सा भी आप r लो, सॉरी कोई सा भी आप थीटा लो एंड r को नॉन जीरो लो, तो आपके पास ये हमेशा इन्वर्टिबल है। तो अगर ये r कॉमा थीटा पर इन्वर्टिबल है इट मीन्स कि देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, ठीक है, ऑफ r कॉमा थीटा ऑन विच, हालांकि मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, ये इस थ्योरम का डायरेक्ट तो मैं कोई यूज नहीं कर रहा हूं। और इसकी स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो क्यों रही है कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल वाली, क्योंकि f1 जो है वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। अगर f1 कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है एंड f2 कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अगर आप इसके डेरिवेटिव्स वगैरह कैलकुलेट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। f1 डिफरेंशिएबल है, f2 डिफरेंशिएबल है, और वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार, बहुत बार ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो डायरेक्टली भी ये चीज ट्रू है। अदरवाइज आप ऐसा भी कह सकते थे वैसे कि जो इसका डेरिवेटिव है वो हमेशा ही नॉन जीरो है। तो हमेशा नॉन जीरो है इट मीन्स हर जगह इन्वर्टिबल हो गया ना फिर ये। तो अगर हर जगह इन्वर्टिबल हो गया दैट मीन्स कि ये यहाँ पर इंजेक्टिव मैप आपको मिलेगा, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट इस तरीके से ट्रू होगी। फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस अब हम कल करेंगे, ठीक है। ऑलराइट।